वेलकम वंस अगेन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पादप ऊतक संवर्धन की। पादप ऊतक संवर्धन होता क्या है? ऐसा क्या कारण है कि एक पादप कोशिका के ऊतक को संवर्धित कर हम कंप्लीट प्लांट प्राप्त कर सकते हैं? या क्या यह केवल पादपों में संभव है, जीव जगत में नहीं, मतलब जंतुओं में नहीं? इन सब के बारे में एक बेसिक जो कंसेप्ट फॉर्मेशन है उसके लिए हमारा ये आज का वीडियो है। प्लांट टिश्यू कल्चर या पादप ऊतक संवर्धन, इसको यदि हम परिभाषित करें तो इट इज डिफाइंड एज द असेप्टिक कल्चर ऑफ सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स और देयर कंपोनेंट्स, और वो भी अंडर डिफाइंड केमिकल एंड फिजिकल इन विट्रो कंडीशंस। अर्थात जो पादप ऊतक संवर्धन है वह बेसिकली इट इज द संवर्धित करना है इस टेक्निक में किसी भी पादप की कोशिकाओं को, ऊतकों को या उसके कंप्लीट ऑर्गन्स को, फल को या एंथर को या उनके पर्टिकुलर पार्ट को जैसे पोलन ग्रेन को या अपने सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। और जब हम पादप ऊतक को इन विट्रो कंडीशंस अर्थात लैब में संवर्धित करते हैं तो हमारी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं। वो रिक्वायरमेंट आपके 3 कैटेगरीज में रख सकते हैं। एक है बायोलॉजिकल, यानी बायोलॉजिकली जो हम संवर्धित कर रहे हैं उसमें उस संवर्धित जिस चीज को हम संवर्धन कर रहे हैं उसके अतिरिक्त कोई और बायोलॉजिकल एंटिटी नहीं होना चाहिए। कोई सूक्ष्म जीव हो, कोई और पार्ट हो जो उपस्थित हो, तो दैट इज नॉट परमिटेड। तो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट प्रॉपर होना चाहिए। उसके अलावा उसका फिजिकल एनवायरनमेंट प्रॉपर होना चाहिए। फिजिकल एनवायरनमेंट से मेरा मतलब है कि उसको प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर लाइट कंडीशंस, क्योंकि प्लांट है बिना उसके संभव नहीं है, ह्यूमिडिटी फैक्टर, तो उसका जो बाह्य वातावरण है विद इन द कल्चर ट्यूब्स वो प्रॉपर होना चाहिए। और उन सब के अतिरिक्त उसको जीवन यापन के लिए संपूर्ण जितने बेसिक केमिकल्स का रिक्वायरमेंट है, कार्बन का सोर्स है, विभिन्न हार्मोन्स हैं, यानी उन ऊतकों को अपनी वृद्धि के लिए जिन भी रसायनों की आवश्यकता है वे भी हमारे उस पादप ऊतक के जो इन विट्रो कंडीशंस हैं उनमें उसे उपलब्ध होनी चाहिए। तो इस प्रकार से सभी फेवरेबल कंडीशंस मिलने पर कोई पादप ऊतक जो जीवित अवस्था में हो उसको कल्चर करके, उसको संवर्धित करके हम संपूर्ण पादप प्राप्त कर सकते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर के जो बेसिक स्टेप्स हैं, सर्वप्रथम हमें कोई जीवित प्लांट पार्ट चाहिए जिसे हम संवर्धित कर रहे हैं। इसे हम कहते हैं एक्स प्लांट या कृतोतक। इट इज बेसिकली द सीड टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, क्योंकि ये वो कोशिकाएं हैं जिनको हम संवर्धित करेंगे, जिनको हम प्रॉपर बायोलॉजिकल, फिजिकल या केमिकल एनवायरनमेंट प्रदान करेंगे, और वो भी लैब कंडीशंस में। तो इट मे बी पेट्री प्लेट या वो कोई कोनिकल फ्लास्क हो सकता है, वो कल्चर ट्यूब्स हो सकती हैं। तो प्रॉपर केमिकल एनवायरनमेंट प्रदान करने के लिए हम प्रॉपर कल्चर मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, और उसको असेप्टिक करने के लिए, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट प्रदान करने के लिए हम उसको निर्जन्मीकृत करते हैं। तो प्लांट टिश्यू कल्चर की जब टेक्निक्स की बात करेंगे तो हम स्टरलाइजेशन टेक्निक्स की भी बात करेंगे। तो जो हमने एक्स प्लांट लिया है जिससे हम अपने पादप ऊतक संवर्धन को शुरू करने वाले हैं,
उसको सर्वप्रथम अच्छे से निर्जर्मीकृत करेंगे। संपूर्ण ग्लासवेयर या जो अपना मीडिया ले रहे हैं, कल्चर मीडिया, उन सबको भी निर्जर्मीकृत करेंगे, so that now the only biological entity present in our this enclosed environment, it is the plant part, जिसको हम संवर्धित करने जा रहे हैं। और इसको कल्चर मीडिया पे जब हम रखेंगे तो इसकी जो ये विभेदित कोशिकाएं हैं, जो अभी, क्योंकि हमने यहाँ पे पत्ती ली है, हमें पता है पत्ती की कोशिकाएं विभेदित होती है, हम तने का भाग ले सकते हैं, हम कोई भी भाग जो जीवित कोशिकाएं हैं वो ले सकते हैं, और जब हम उसको संवर्धन माध्यम पे रखते हैं तो उनमें ग्रोथ होने लगती है, वे विभाजनशील हो जाती हैं विभेदित कोशिकाएं, और तत्पश्चात हमें एक अमॉर्फस मास ऑफ सेल्स मिलता है। अमॉर्फस मास का मतलब है जिसकी प्रत्येक कोशिकाएं एक दूसरे के संपर्क में हो बाय मीन्स ऑफ साइटोप्लाज्म, यह आवश्यक नहीं है। तो इस अमॉर्फस मास ऑफ सेल्स जो हमें प्राप्त होता है, इसको हम कहते हैं कैलस। ये विभेदित नहीं होता है और एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स का बना होता है, और इसके बाद इस कैलस की कोशिकाओं को प्रॉपर हार्मोनल एनवायरनमेंट दे करके, प्रॉपर फिजिकल एनवायरनमेंट दे करके, क्योंकि पादप वृद्धि के डिफरेंट चरणों में जो उसकी केमिकल और फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, दे आर डिफरेंट। तो उनके डेवलपमेंट के अनुरूप उनको एनवायरनमेंट प्रदान करते हैं, या वो केमिकल एनवायरनमेंट हो या फिजिकल एनवायरनमेंट हो, एंड ग्रेजुअली उसकी जो कोशिकाएं हैं वो एक पूर्ण पादप में विकसित होने का सामर्थ्य रखती हैं। तो इस प्रकार से हम कुछ कोशिकाओं से संपूर्ण पादप का निर्माण कर सकते हैं। ऐसा किस कारण से संभव है? क्या हम कोई जंतु कोशिका रखें तो हमें संपूर्ण जंतु प्राप्त हो जाएगा? नहीं। द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट सेल इज कि उसके न्यूक्लियस में, जो जीवित कोशिकाओं का न्यूक्लियस है, उसमें संपूर्ण जीनोम उपस्थित रहता है पादप की प्रत्येक कोशिका में, क्योंकि हम जानते हैं उसमें मॉड्यूलर सेल ग्रोथ होती है। मॉड्यूलर सेल ग्रोथ क्या होती है इसके बारे में हम किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे, पर हम ये जानते हैं कि पादप की प्रत्येक कोशिका का जो जीनोम है, जो जीन्स हैं, वेदर दे आर एक्टिव और इनएक्टिव, बट दे आर प्रेजेंट। तो यदि उन्हें प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रदान किया जाए तो वे सभी उस एनवायरनमेंट के अनुरूप अपनी जो एक्टिविटी है उसको रिगेन कर सकते हैं। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। और इस बात को सबसे पहले हाइपोथेसाइज किया था हेबरलैंड ने 1902 में, और उन्होंने ये कहा था कि एवरी आइसोलेटेड प्लांट सेल, उसमें एक ये टेंडेंसी होती है, उसकी इंट्रिंसिक कैपेबिलिटी है, जिसके कारण वह एक मतलब ऑटोनॉमस लाइफ लीड कर सकता है, वह अपने आप में सक्षम है, पूर्ण सक्षम है। ये जो प्लांट्स हैं ये अपनी इस पूर्ण शक्तता, यहां पे शब्द आ गया है टोटीपोटेंसी का। तो ऑल्दो ये शब्द टोटीपोटेंसी या सेलुलर टोटीपोटेंसी, इसको यूज मॉर्गन कर चुके थे इन 1901, पर प्लांट टिश्यू में जो कोशिकाएं हैं प्लांट सेल की, वो टोटीपोटेंट हैं। यह कंसेप्ट ऑफ टोटीपोटेंसी इट वाज गिवन बाय हेबरलैंड, और इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव बाद में कई वर्कर्स ने किया, जिसमें से स्टीवर्ट का जो गाजर के फ्लोएम मतलब सेल्स को लेकर के जो उन्होंने कंप्लीट प्लांट डेवलप किया, वो एक्सपेरिमेंट इज क्वाइट फेमस।
उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया गया। बट सिंस हेबरलैंड गेव दिस कंसेप्ट ऑफ टोटिपोटेंसी या पूर्ण शक्तता का जो कंसेप्ट है, क्योंकि ये हेबरलैंड ने दिया था, तो हम हेबरलैंड को फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर के नाम से भी जानते हैं। अब ये पूर्ण शक्तता क्या होती है? बेसिकली टोटिपोटेंट एक शब्द है जिसका मतलब है कि जिसमें अनलिमिटेड कैपेबिलिटी हो, असीमित सामर्थ्य हो। उस प्रकार के जीव को हम कहते हैं टोटिपोटेंट। और अगर हम इस टोटिपोटेंट के आगे सेल जोड़ दें, दैट इज टोटिपोटेंट सेल, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर सेल हैज गॉट टोटल पोटेंशियल। उसमें संपूर्ण सामर्थ्य है और कोशिका में सामर्थ्य होगी एक संपूर्ण पादप बनाने की। जैसे एक जाइगोट, वी बिगिन विद अ सिंगल सेल, जाइगोट एक कोशिका है और नेचर प्रोवाइड्स इट विद फेवरेबल कंडीशंस, तो वह बड़ा होता होता संपूर्ण पादप का निर्माण कर लेता है। तो सिमिलर थिंग वाज tried over in lab conditions by human beings. So जो cells हैं उनकी उस टोटल पोटेंशियल को हम कहते हैं टोटिपोटेंसी। सो टोटिपोटेंसी, यदि हम पूर्ण शक्तता की परिभाषा की बात करें, तो वह एक इननेट कैपेसिटी है। इट इज द जेनेटिक पोटेंशियल ऑफ अ प्लांट सेल या टिश्यू, जिसके कारण वह संपूर्ण पादप को रीजनरेट करने में सक्षम है। दूसरे शब्दों में बात करें तो जो टोटिपोटेंसी है वह बेसिकली कोशिका का लक्षण है, जिसके कारण उस कोशिका में सभी प्रकार की एक डेवलप्ड एडल्ट में जितनी भी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, उन सभी में विभेदित होने की क्षमता है, पोटेंशियल है इन द प्लांट सेल। Hence we say that plant cells, they are totipotent. तो जो टोटिपोटेंट शब्द है उसके दो बेसिक इंटरप्रिटेशन लिए जाते हैं। पहला है कि जैसे जाइगोट्स हैं या वन सेल्ड एम्ब्रियोज हैं जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बना सके, तो हम कहते हैं वो उसमें कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाने की क्षमता है या जेनेटिक पोटेंशियल है। That is, it is totipotent of developing an entire new organism. और दूसरा है कि कोई एक पर्टिकुलर सेल प्रकार विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में को डेवलप कर सकता है। संपूर्ण पादप बनाए या नहीं बनाए, एक पैरेन्काइमेटस सेल कॉलेनकाइमेटस सेल्स में भी परिवर्तित हो सकता है, वो भी उसकी सामर्थ्य है। पर प्लांट टिश्यू कल्चर के सेंस में हम पूर्ण शक्तता की बात करते हैं, इननेट कैपेसिटी टू रीजनरेट अ होल न्यू प्लांट। और इसके लिए आवश्यक है कि जो हमारा हम शुरू करें प्लांट रीजनरेशन, उसके लिए सर्वप्रथम जो इंडिविजुअल सेल है उससे हम शुरू करते हैं और वो सेल हमारा लिविंग सेल होना चाहिए। इट शुड बी टोटिपोटेंट सेल। और उसके बाद उसको इस प्रकार का एनवायरनमेंट प्रदान करना है ताकि वो अपना ऑटोनॉमसली अपने आप को डिवाइड कर सके, विभेदित हो सके और अपने आप को विभेदित करके अपने आप को प्रकट कर सके। ये सामर्थ्य जो है, ये जो जेनेटिक पोटेंशियल है, ये कैसे प्रकट होगी? यह प्रकट होगी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। दैट इज, जब वो कोशिकाएं जो विभाजनशील कोशिकाएं हैं वो विभेदित हो जाएंगी तो हमें संपूर्ण पादप प्राप्त हो जाएगा। अब हम ऑलरेडी विभेदित कोशिकाएं ले रहे हैं जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर की बात कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम जो हमारी विभेदित कोशिकाएं हैं उनका अविभेदन होता है, जिसको हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। तो in de-differentiated cells, that means
कि यह पुनः विभाजनशील हो गई। इनमें पुनः बेसिक जो विभाजनशील कोशिकाएं हैं, जो आपका विभज्योतक है, उसके गुण इन्होंने वापस से रिगेन कर लिए बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू देम। और उसके बाद इन विभाजनशील कोशिकाओं में वंस दे स्टार्ट डेवलपिंग, उसके बाद इनमें पुनर्विभेदन हुआ, दैट इज रीडिफरेंशिएशन। सो बेसिकली एक डिफरेंशिएटेड सेल से या विभेदित कोशिकाओं का अविभेदनशील होना और तत्पश्चात उनमें पुनः विभेदन होना। अब जब वापस से पुनः विभेदन होगा तो ऐसा नहीं है कि वो जिस प्रकार की विभेदित कोशिकाएं थी सिर्फ उसी में विभेदित होंगी। They may differentiate to form different types of cells, different types of plant tissues. So all this is a game of cellular reprogramming. जो डिफरेंशिएशन है उसके कारण हमारा जो विभाजन की क्षमता है वो कम हो जाती है, जबकि जब डी डिफरेंशिएशन होता है तो जो डेवलपमेंटल पोटेंसी है उन कोशिकाओं की उसमें वृद्धि हो जाती है। अगर हम बहुत स्ट्रिक्ट सेंस में बात करें डी डिफरेंशिएशन की, तो या बिल्कुल शब्दों में इसको प्रकट करें तो बेसिकली डी डिफरेंशिएशन इट इज द रिवर्जन ऑफ डिफरेंशिएशन। और उसके बाद इन डी डिफरेंशिएटेड कोशिकाओं से जब वापस से विभिन्न प्रकार की विभेदित कोशिकाएं डेवलप होती हैं तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं पुनर्विभेदन या रीडिफरेंशिएशन। तो इस प्रकार से रीडिफरेंशिएशन के पश्चात हमें संपूर्ण पादप प्राप्त हो सकता है, जिसके बारे में क्या कैसे रीडिफरेंशिएट होती हैं या कौन से बेसिक मूलभूत आवश्यकताएं हैं इन चरणों को प्राप्त करने की, उनके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे, जैसे ऑर्गेनोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस, वेरियस टेक्निक्स एंड सो ऑन। थैंक यू।